हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ और ये सभी स्टेट के टेट के लिए, रीट, सी टेट, MP टेट, UP टेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ देखते हैं कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण विधियाँ होती क्या है। किसी भी कार्य को करने का ढंग और तरीका, किसी भी कार्य को करने का ढंग और तरीका ही क्या होता है, शिक्षण विधि कहला जाता है। जैसे सपोज करो कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आप कोई टीचर शॉर्ट वे में पढ़ाते हैं, कुछ विस्तारित रूप में पढ़ाते हैं, तो उनको सबका करने का ढंग होता है। आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। तो जो किसी का अपना ढंग होता है, जो कार्य करने का तरीका होता है, वही क्या होती है, विधि। वही क्या होती है, विधि। और जिस कार्य को आप शिक्षण में प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो आप ढंग अपना रहे हैं शिक्षण में, तो वही होती है शिक्षण विधि। विधि हमने देख लिया फ्रेंड्स कि क्या होता है, किसी भी कार्य करने का ढंग और तरीका, और उस तरीके को अगर हम शिक्षण में उपयोग कर रहे हैं तो वही होती है शिक्षण विधि। एक अध्यापक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके को आजमाता है। शिक्षण उद्देश्य आपको ही पता है कि शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं हमारे, कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन, और उस व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए जो टीचर अपना तरीका आजमाता है उसे ही कहते हैं शिक्षण विधि। अब देखते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं। तो पहला हमारा है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। आयोजना विधि भी कहते हैं इसे, परियोजना विधि भी कहते हैं। परियोजना विधि का मूल आधार क्या है, जॉन डीवी की विचारधारा है। परियोजना विधि का मूल आधार क्या है, जॉन डीवी की विचारधारा है। यानी कि विचारधारा, परियोजना विधि का विचारधारा किसने दिया था, जॉन डीवी ने। डीवी के शिष्य जो किलपैट्रिक थे, ने डीवी की विचारधारा पर परियोजना विधि का प्रतिपादन किया। यानी कि उसको आधार बनाकर किलपैट्रिक ने जॉन डीवी के विचारधारा को आधार बनाकर परियोजना विधि का प्रतिपादन किया। अब परिभाषाएं देख लेते हैं। ये 3 परिभाषाएं दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली परिभाषा है पार्कर की। पार्कर, प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है। प्रोजेक्ट क्या है, कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्र को कार्यों का योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। छात्रों को ही किसी कार्य को करने के ऊपर उत्तरदायी बनाया जाता है। प्रोजेक्ट क्या है, कार्य करने की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य करने की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। एस्टिमेशन क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है। प्रोजेक्ट क्या है, एक समस्यात्मक कार्य है जो संभावित स्थिति में पूरा किया जाता है, तीसरा परिभाषा है बेलार्ड। बेलार्ड क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट जो है यथार्थ जीवन, जो वास्तविक जीवन है उसका ही एक भाग है। प्रोजेक्ट क्या है, वास्तविक जीवन का ही एक भाग है जो कहाँ, विद्यालय में, जिसका विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट क्या है, यथार्थ जीवन का ही भाग है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, विद्यालय में। तो फ्रेंड्स, आप कीवर्ड पर ध्यान देकर आप परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि परियोजना विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। परियोजना विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। रोचकता, इसमें जो परियोजना विधि में है, जो कार्य को बच्चे स्वयं चुनते हैं, इसलिए बच्चे को शुरू से लास्ट तक उसमें रुचि बनी रहती है। तो इसके सिद्धांत में क्या आता है, पहला आता है रोचकता, दूसरा आता है परियोजना उद्देश्य। यानी कि जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी परियोजना चुनी जाती है, जो भी योजना बनाई जाती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, और अगर उद्देश्य होंगे तो बच्चों को उसमें रुचि होगी। क्रियाशीलता में क्या है कि बच्चे शुरू से लास्ट तक खुद स्वयं कार्य करके सीखते हैं, तो उसमें क्रियाशीलता बनी रहती है। और आप सभी को पता है कि जो कार्य बच्चे स्वयं करते हैं वो सीखना अस्थायी होता है। वास्तविकता या यथार्थता, तो प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी कार्य कराया जाता है वो वास्तविक परिस्थितियों में ही कराया जाता है। वास्तविक परिस्थितियों में सपोज करो कि बच्चों को वृक्ष लगाने का कार्य दे दिया गया, तो वृक्ष लगाने का कार्य वास्तविक में ही है। आप डे टू डे लाइफ है जो, उसमें ही आप करते हैं। तो कोई भी कार्य हो, वृक्ष लगाने का ही काम नहीं है। सपोज करो आपने कुछ बनाने को दे दिया बच्चों को, तो बच्चे सभी मिलकर बना रहे हैं, तो यहाँ पर वास्तविक जीवन में जो परिस्थितियाँ है उसको उत्पन्न की जाती है और उस वास्तविक परिस्थितियों में ही कार्य कराया जाता है। सामाजिकता, फ्रेंड्स,
देखते हैं सामाजिकता। आप सब, हम और बच्चे, कोई भी हो, समाज के एक अभिन्न अंग है। और सामाजिकता की भावना हम एक दूसरे से सहयोग, सद्भावना और प्रेम और सहकारिता के बदौलत ही सीखते हैं। तो बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं तो उनके अंदर सहयोग, सद्भावना, प्रेम और सहकारिता जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। उपयोगिता। कोई भी चीज़ अगर उपयोगी है हमारे लिए, जब हम जानते हैं कि ये हमारे लिए फ्यूचर में या अभी वर्तमान में भी उपयोगी है, तो उस कार्य को हम करते हैं। तो जो परियोजना विधि है उसमें उपयोगिता से संबंधित भी बातें होती है। उपयोगिता वाले कार्यों में ही बच्चे क्या करते हैं, रुचि लेते हैं और बच्चे कार्य करते हैं। स्वतंत्रता। बच्चों को इस विधि में, जो परियोजना विधि है, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। बच्चे को जो अगर कार्य कोई सौंपा जाए, कोई परियोजना दी जाए, योजना बनाने की दी जाए, तो उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे उन पर बंदिशें नहीं होती है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, नहीं, उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपने तरीके से इस चीज़ को करें। व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होती है कि सभी बच्चे अपने आप में, व्यक्तिगत विभिन्नता, बच्चे अपने आप में यूनिक हैं। सभी बच्चे यूनिक हैं, किसी से कंपेयर नहीं किया जाता। सबके अपनी रुचि होती है, योग्यता होती है, क्षमता होती है, और इस रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो योजना विधि में बच्चे अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार सीखते हैं। आप देख लेते हैं सिद्धांत। हमने देख लिया। सिद्धांत में क्या है, रोचकता, परियोजना उद्देश्य, क्रियाशीलता, वास्तविकता या यथार्थता, सामाजिकता, उपयोगिता, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विभिन्नता। अब देख लेते हैं कि परियोजना विधि के कौन कौन से चरण हैं। फ्रेंड्स, चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें चरण के, या तो आपको कितने चरण होते हैं ये पूछ लिया जाता है, या क्रम, जो उनके क्रम हैं, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 कौन है, तो क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो इनका क्रम भी ध्यान रखें। जो इनके चरण है, सोपान है, इनका चरण भी याद रखें, और कितने होते हैं ये भी जरूर याद रखें। तो पहला क्या आता है, परिस्थिति उत्पन्न करना। परियोजना विधि के अंतर्गत जो सोपान है, आप सोपान कह लो, चरण कह लो, या घटक कह लो, स्टेप्स, तो क्या होता है, परिस्थिति उत्पन्न करना। पहले बच्चों के सामने योजना विधि की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है बहुत सारे, उसमें से परियोजना का चुनाव करना पड़ता है। बहुत से कार्य दे दिए जाते हैं, उनमें से बच्चों को खुद स्वयं चुनना होता है। जैसे अभी हमने देखा था रुचि का सिद्धांत, तो रुचि के सिद्धांत में बच्चे अपने कार्य को चुनाव स्वयं करते हैं, तो इसलिए उनका शुरू से लास्ट तक रुचि बनी रहती है। कार्यक्रम बनाना, जब हमने परियोजना का चुनाव कर लिया तो उससे संबंधित हम कार्यक्रम बनाते हैं कि इस चीज़ को कैसे करना है, कितने पैसे आएंगे, या किसको क्या करना है, हमने कार्यक्रम बना लिया। फिर उस चीज़ को क्रियान्वित कर दिया, हमने सबको बंटवारा करके, कार्य को बंटवारा करके उसको हम क्रियान्वित कर लेते हैं। फिर हमने जो कार्यक्रम किया उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि क्या कितना सक्सेस हुआ। जो हमने योजना बनाई थी, हमने जो शुरुआत की थी, उस कार्य को हमने किया तो कितना सक्सेस हुआ, तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। और इवेल्युएट करने के बाद हम उसका लेखा जोखा, प्रतिवेदन, रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस कार्य का हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमने क्या क्या कैसे किया और कितना सक्सेस रहा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अब देखते हैं कि परियोजना विधि के महत्व, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो प्रत्यक्ष अनुभव होना। प्रत्यक्ष अनुभव, पहला है प्रत्यक्ष अनुभव होना। इस विधि के द्वारा छात्रों को स्वयं अवलोकन और मापन आदि के अवसर मिलते हैं। क्या होता है, इस विधि में बच्चों को स्वयं अवलोकन और मापन के अवसर मिलते हैं, जिससे उन्हें स्थिति और तथ्यों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जिससे अगर स्वयं कार्य करने को, अवलोकन करने का, मापन करने का मिलता है, तो उन्हें प्रत्यक्ष स्थिति का ज्ञान होता है। और जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जो बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं, वो क्या होता है, अस्थायी। अगर हम प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो अस्थायी होता है। करके सीखना, मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स कि बच्चे स्वयं कार्य करते हैं। जो योजना दी जाती है बच्चे स्वयं कार्य करके सीखते हैं। तो करके जो स्वयं बच्चे कार्य आप अब भी स्वयं भी अगर अपन खुद स्वयं कार्य करके सीखते हैं तो सीखना अस्थायी होता है। तो परियोजना विधि में जो कार्य किया जाता है बच्चे करके स्वयं करके सीखते हैं, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिकता क्या कहती है, जिसमें बच्चों को शामिल किया जाए, जिसमें बच्चों को शामिल किया जाए और बच्चों की जिज्ञासा, क्रियाशीलता और रचना की प्रवृत्ति इसमें क्या होती है, विद्यमान रहती है। बच्चों के अभी हमने बताया था कि बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग कार्य का चुनाव किया जाता है। तो उसमें अगर रुचि के अनुसार कार्य होता है उनकी जिज्ञासा बनी रहती है।
फिर वो क्रियाशील रहते हैं, स्वयं कार्य करके सीखते हैं तो क्रियाशील रहते हैं, और उनमें कुछ नया क्रिएटिविटी करने का भी होता है, तो उसमें रचना की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। तो इसलिए इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि की सबसे बड़ी पहचान होती है कि बच्चा स्वयं उसमें इन्वॉल्व हो, बच्चे को दरकिनार ना किया जाए, बच्चे को सेंटर में रखकर कार्य किया जाए। स्वाध्याय की प्रवृत्ति, कहते हैं कि बच्चे अपने आप में सभी बहुमूल्य हैं, सभी यूनिक हैं, तो उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे स्वयं कार्य करके सीखते हैं तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। अधिगम में सरलता, जब चीज़ों को हम स्वयं करते हैं तो सीखना अस्थायी होता है और अधिगम में सरलता होती है। अधिगम में सरलता होती है, सरल, सुबोध और रोचक बनता है योजना विधि के द्वारा कार्य करना। उपयोगिता और व्यवहारिकता, इस विधि द्वारा सीखे हुए ज्ञान और तथ्यों तथा नियमों को दैनिक जीवन में समस्याओं में उपयोग कर सकता है। जैसे हमने जो कार्य योजना जो बनाया, जो कार्य किया, तो उसका जो उपयोग है ना, आगे आने वाले भविष्य में उस चीज़ को अप्लाई कर सकता है, तो ये उपयोगी भी होता है। तो इसके महत्व हैं क्या क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव होना, करके सीखना, मनोवैज्ञानिकता, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, अधिगम में सरलता, उपयोगिता या व्यवहारिकता। अब इसके देख लेते हैं दोष कौन कौन से हैं। अगर गुण है तो कुछ दोष भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों के दो पहलू होते हैं, कोई भी सिक्के के एक पहलू नहीं, दो पहलू होते हैं। तो अगर गुण है तो कुछ दोष भी हो सकते हैं। तो इस विधि का सबसे बड़ा क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अधिक व्यय करना पड़ता है, बहुत खर्चे आते हैं, तो इसमें बहुत अधिक व्यय होता है। जो पाठ्यक्रम है एक वर्ष में जो निर्धारित की जाती है पाठ्यक्रम, उस समय पर पूरा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब हम कार्य करते रह जाते हैं तो सबके बच्चे अभी अपने अपने यूनिक होते हैं, सभी के तरीके व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो बच्चे सभी अपने अपने तरीके से करना सीखते हैं, तो समय अधिक लग जाता है, जिसकी वजह से पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता। क्रमवार जो क्रमबद्ध अध्ययन नहीं होता, क्रमबद्ध अध्ययन नहीं होता। जिस चैप्टर में परियोजना विधि होगी तो उसके अनुसार से कराते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि क्रमबद्ध अध्ययन नहीं होता। प्रोजेक्ट विधि के आधार पर उचित पाठ्यक्रम जो पाठ्यपुस्तक है वो नहीं बनी होती। कहने का मतलब जो पाठ्यपुस्तक आजकल बनती है तो प्रोजेक्ट विधि को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापक का अभाव होता है, यानी कि योजना विधि के अनुसार जो कार्य कराने वाले हैं शिक्षक, तो उनका अभाव होता है, तो इसके दोष हैं। हमने अभी परियोजना विधि कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सेकंड जो मेथड है, सेकंड विधि है आगमन विधि। दूसरी विधि है क्या है? आगमन विधि। अब देख लेते हैं कि आगमन विधि में क्या होता है। हमने चरण पद देख लिए, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण से निरीक्षण और तुलना की जाती है, और फिर उसमें नियम निकाले जाते हैं, और फिर उस उदाहरण को परीक्षण या पुष्टि की जाती है कि क्या ये उदाहरण जो दिया गया था और उससे जो नियम बनाए गए थे क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है। तो इसके 4 पद होते हैं। शिक्षण सूत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। पहला है उदाहरण से नियम की ओर, पहला है क्या है? नियम से, उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पांचवा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और छठा है मूर्त से अमूर्त की ओर। फ्रेंड्स, अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। आगमन विधि से संबंधित ये 3 जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हमने बताया था अभी कि सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उस उदाहरण के आधार पर नियम निकलवाए जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर समझ लेते हैं क्या होता है। सपोज करो कोई छोटा बच्चा है, तो कोई छोटा बच्चा अगर है तो विशिष्ट अपने सिर्फ पापा को अपने पापा कह रहा है, अपने पापा को पापा कह रहा है, तो वो तो हो गया विशिष्ट। और अगर फिर सभी जेंट्स को पापा कह रहा है तो ये हो गया सामान्य की ओर। तो कहने का मतलब कि विशिष्ट एक व्यक्ति विशेष से पूरे सामान्य की ओर हम जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से इंडिविजुअल रूप से बढ़ते हुए हम जनरल की ओर जाते हैं, तो ये होता है
विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हम जानते हैं उसके आधार पर जो चीज़ें नहीं जानते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है उसके आधार पर जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसकी तरफ हम जाते हैं। फ्रेंड्स, तो आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र हैं उसे ज़रूर याद कर लें। आगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं? तो आगमन विधि के गुण हैं, सबसे बड़ी विधि है कि ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं इन्वॉल्व रहता है, बच्चे की रुचि क्षमता वगैरह की ध्यान दी जाती है, तो इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। और इसके द्वारा जो ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बच्चे स्वयं कार्य करके सीखते हैं, तो इसके द्वारा जो सीखना होता है स्थायी होता है। दूसरा है, यह विधि खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, यानी कि बच्चे जो है जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं उसके जो निरीक्षण बच्चे स्वयं करते हैं, खोज करते हैं, निरीक्षण का तुलना करते हैं, तो इसमें खोजी प्रवृत्ति को जन्म दिया, मतलब जन्म होता है। यह विधि बालक की खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। और क्यों है ये? क्योंकि छात्र स्वयं नियम की ओर खोज करते हैं, तो इसकी वजह से बालक को खोजी प्रवृत्ति का विकास बना करती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आगमन विधि क्या है? छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें विचार तर्क विचार और निर्णय शक्ति का विकास होता है। कहने का मतलब बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो बच्चा इसमें तर्क वितर्क करता है कि क्या, अगर इसके पीछे क्या लॉजिक लगा है। सपोज करो कि अपन कोई रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपन देखते हैं कि उसमें क्या क्या तर्क लगा है। कोई मैथमेटिक अगर रीजनिंग है तो देखते हैं क्या उसमें वर्ग लगा है, क्या उसमें घन लगा है, क्या उसको प्लस माइनस किया गया है। तो इसमें भी ये होता है कि जब उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, तर्क करता है, फिर विचार करता है, फिर उसके बाद निर्णय लेता है, और इससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इससे क्या होता है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि बच्चा जब अगर दिमाग लगाएगा, स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, तर्क करेगा, तो मानसिक शक्ति का विकास तो होगा ही। आगमन विधि के दोष क्या क्या हैं? फ्रेंड्स, देखते हैं कि आगमन विधि के दोष क्या हैं। तो इसमें बहुत अधिक समय लगता है। बहुत अधिक समय लगना लाजमी है, क्योंकि सभी बच्चे अपने आप में अलग भिन्न होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो कोई अगर 2 मिनट लगाता है तो कोई 10 मिनट भी लगा सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। अनुभवी एवं योग्य अध्यापक की अभाव है, नहीं मिलते, मतलब उनकी कमी होती है, अनुभवी एवं योग्य अध्यापक की, ये भी इसके दोष हैं। तीसरा है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो क्या बोल रहे हैं, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छात्र के सीखने की गति धीमी होती है। इसमें क्या होता है कि छात्र की सीखने की गति धीमी होती है और परिश्रम अधिक लगता है। इसमें परिश्रम अधिक लगता है, और जो इसके परिणाम जो प्राप्त होते हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं होते। यानी कि जो परिणाम हमने निकाला, उदाहरण से जो नियम निकाले हमने, वो पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। तो ये भी इसका एक दोष है। हमने 2 मेथड देख लिए फ्रेंड्स। अब देखते हैं तीसरा मेथड क्या है, निगमन विधि। निगमन विधि क्या है? जो अभी हमने पढ़ा था आगमन विधि, उसके बिल्कुल अपोजिट है। उसके जो टीचिंग में जो शिक्षण सूत्र हैं वो बिल्कुल आगमन विधि के विपरीत है। तो देख लेते हैं कि निगमन विधि क्या है। तो न से निगमन, न से निगमन, और न से नियम। न से नियम, इसमें क्या होते हैं कि नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें नियम सूत्र बच्चों को पहले ही बता जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों के से रटवाए जाते हैं, पहले नियम देकर बोला जाता है कि आप इन्हें रट लो। जैसे सपोज करो कि हमने अभी ट्रांसलेशन ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर सिंपल कोई आपको, जैसे हम ग्रामर में ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर में हम टेंस पढ़ रहे हैं। ग्रामर में हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो जैसे प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ, तो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं कि एस या एस लगेगा, इसमें इज आर एम लगेंगे। फिर पास्ट की बात करते हैं तो इसमें हम डिड लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। फिर आगे पढ़ते हैं तो विल लगेगा। तो ऐसे क्या है, इसमें नियम बता दिए जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वैसे नियम बता दिए जाते हैं। तो उसमें नियम बताकर उसके बाद बोला जाता है कि आप इसे सॉल्व करो। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को नियम और सूत्र पहले ही बता दिया जाता है, फिर उस नियम या सूत्रों को उदाहरण के प्रयोग करके उसकी सत्यता की पुष्टि की जाती है। उसकी सत्यता की पुष्टि की जाती है। जैसे हमने बताया कि अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने अगर फिर उसको नियम के द्वारा हमने कोई बताया राम जाता है या राम आम खाता है, तो हमने पहले सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब रखा, फिर ऑब्जेक्ट रखा,
फिर हम और भी चीज़ें आगे देखते हैं, तो उसमें फिर पुष्टि करते हैं कि क्या बिल्कुल सही है, क्या हमने जो नियम के अनुसार हमने जो बनाए थे क्या बिल्कुल सही है क्या। फिर क्या ही हमने बताया था अभी कि यह आगमन विधि के विपरीत है, किसके है, आगमन विधि के विपरीत है। इस प्रणाली में छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं और उन्हें रट लेते हैं। उन्हें क्या करते हैं बच्चे, जब नियम जो बताए जाते हैं उनको बच्चे रट लेते हैं, और इस विधि में छात्र स्वयं सीखने, निरीक्षण करने और चिंतन का विकास नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इस विधि में छात्रों को स्वयं सीखने, निरीक्षण करने, चिंतन करने और नियमीकरण का कोई अवसर नहीं मिलता, क्योंकि इनको तो पहले नियम बता देते हैं और बोलता है कि इस नियम को ही अप्लाई करना है आपको। ये तो इसमें बच्चे ने स्वयं कुछ भी नहीं किया। उसने तो जैसे सपोज करके आपने बस पकाया खाना दे दिया और बोला कि आप इसे बस यूज कर लो ऐसे, तो बच्चे ने खुद स्वयं कुछ भी नहीं सीखा। बच्चे को नियम बता दिए जाते हैं, बोला था कि इस नियम पर आपको आगे पूरा सॉल्व करना है पेपर, तो इसमें बच्चे के चिंतन शक्ति का कुछ भी विकास नहीं हुआ, तो इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। और फ्रेंड्स एक बात और, कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन है, तो आपको उसमें देखना है कि किस मेथड में बच्चों को स्वयं कार्य कराया जाता है, बच्चों से स्वयं कार्य कराए जा रहे हैं, यानी बच्चों को इन्वॉल्व किस मेथड में बच्चे को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो आपकी वो मनोवैज्ञानिक विधि होगी और वही सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। निगमन विधि के क्या है, चरण पद या सोपान क्या है, नियम या सिद्धांत देखते हैं कि निगमन विधि के चरण और पद कौन कौन से हैं। तो नियम या सिद्धांत का ज्ञान, पहला है नियम या सिद्धांत का ज्ञान, दूसरा है नियम सिद्धांत का प्रयोग। पहले ज्ञान कराया जाता है, फिर उसको अप्लाई करवाया जाता है, फिर आंकड़ों के आधार पर परीक्षण, जो आंकड़े हैं, जो डाटा है उसके आधार पर उसका परीक्षण किया जाता है, और फिर अंत में उसका सत्यापन किया जाता है कि क्या ये सटीक है या नहीं। निगमन विधि के सूत्र कौन कौन से हैं, इसमें भी इम्पोर्टेंट है, शिक्षण सूत्र जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आगमन विधि और निगमन विधि से संबंधित बस शिक्षण सूत्र ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आप इसे जरूर याद कर लें। नियम से उदाहरण की ओर, इसमें क्या है, हमने पढ़ा था अभी कि पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके आधार पर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसको अप्लाई करते हुए जो जानते हैं उसके आधार पर वहाँ लाया जाता है। सामान्य से विशेष की ओर, यानी कि सबके लिए समान है, उसके बाद फिर एक इंडिविजुअल की ओर ले जाया जाता है, जनरल्स टू स्पेसिफिक। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। आपने अभी फ्रेंड्स देखा होगा कि हमने जो अभी आगमन विधि पढ़ा था उसके बिल्कुल विपरीत है इसके शिक्षण सूत्र। अब देख लेते हैं कि निगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो समय और श्रम कम लगता है, इसमें क्या होता है, समय और श्रम कम लगता है, और अगर समय श्रम कम लगेगा तो पाठ्यक्रम समय पर जरूर पूर्ण होगा, तो इसके गुण हैं। इस विधि में छात्रों के स्मरण शक्ति का, क्योंकि इसमें नियम रटवाए जाते हैं तो बच्चों के स्मरण शक्ति का विकास होता है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि उसमें अमूर्त चीज़ें होती हैं, पहले अमूर्त चीज़ें होती हैं, यानी कि सब हमने सूत्र बता दिए, तो सूत्र बच्चों को रटवाए जाते हैं, तो अमूर्त चीज़ें होती हैं, तो अमूर्त चीज़ें बच्चों छोटे बच्चे तो कर नहीं सकते, तो ये बड़े बच्चों के लिए होता है, तो ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है, जब नियम हमें पहले ही पता चल गया तो कार्य तो सरल होगा ही। नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच में आसानी होती है। क्या होती है, जो नियम बनाए गए हैं, जो सूत्रों की सत्यता की जांच में क्या होती है, आसानी होती है। अब देखते हैं कि इसके दोष कौन कौन से हैं। तो निगमन विधि के दोष हैं, मानसिक शक्ति का विकास नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें बच्चों को नियम पहले ही बता दिए जाते हैं, तो बच्चे कोई परीक्षण नहीं करते, कोई निरीक्षण नहीं करते, कोई तर्क वितर्क नहीं करते, तो इसमें क्या होता है, मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है। रटने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि नियम जो बताए जाते हैं रटवाए जाते हैं, तो ये क्या होती है, रटने की आदत पड़ जाती है। बच्चों में क्या होता है, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास नहीं होता है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अमूर्त चीज़ें प्रस्तुत की जाती है पहले, तो छोटे बच्चे समझ नहीं पाएंगे,
तो ये छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है और इसका ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क कुछ होता नहीं है, तो इसकी वजह से इसका ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। फ्रेंड्स, हमने अभी टीचिंग के 3 मेथड कंप्लीट किए। आप ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। कोई तरीका अगर बदलना हो तो आप हमें बताना, सजेस्ट करना आप कि क्या हमें और कुछ करना चाहिए। और शिक्षण विद्या मैं फ्रेंड्स बोलूँगी कि शिक्षण विद्या मैं तो कहूँगी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए न्यू है, ये आपकी आधार है, तो आप इसे ज़रूर पूरा करें। हमने अभी देखा शिक्षण विधि क्या है, विधि क्या होती है, शिक्षण विधि क्या होती है, फिर हमने देखा परियोजना विधि, फिर हमने देखा आगमन विधि और फिर हमने देखा निगमन विधि। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।